हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम सिविक्स का चैप्टर 2 देखेंगे जिसका नाम है फेडरलिज्म। ओके, सो लेट्स बिगिन। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जब पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड किया जाता है तो उसे फेडरलिज्म कहा जाएगा। ठीक है, आपको ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है जो एग्जाम में आप लिख सकते हैं। अगर हम देखें, दो टाइप्स की कहीं ना कहीं गवर्नमेंट होती है, सिस्टम चलता है। सबसे पहला आपने देखा होगा फेडरल सिस्टम होता है और दूसरा आएगा यूनिटरी सिस्टम। फेडरल सिस्टम बेसिकली जिसमें पावर को डिवाइड किया जाता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड लोकल, तो उसे फेडरल सिस्टम कहा जाएगा। ठीक है, जिसमें इन फेडरल ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हर कोई अपनी पावर को वहाँ पे अलग अलग कहीं ना कहीं फील करता है, अलग अलग उसको यूज़ करेगा। बट इफ़ आई टॉक अबाउट यूनिटरी सिस्टम में आपको ध्यान रखना है, इन यूनिटरी सिस्टम इधर देयर इज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे सिर्फ एक ही यूनिट होती है, यानी सिर्फ सेंट्रल ही होता है या एक ही पावर होती है जो उसको कहीं ना कहीं रेगुलेट कर रही होती है। यूनिटरी में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आते हैं यूएसए के। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यूनिटरी गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं मेनली वहाँ पे एक ही लेवल से ही ज़्यादातर चीज़ें मैनेज हो रही हैं। लेकिन जब फेडरल की बात आती है तो इसमें हम इंडिया का एग्जाम्पल डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरेशन जो है टू टाइप्स हैं उसके। सबसे पहला आता है कमिंग टुगेदर एंड सेकेंड वन इज़ होल्डिंग टुगेदर। ये टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म है जो आपको ध्यान रखना है। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में आपको ध्यान रखना है, इन दिस मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। यहाँ पे बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलके एक बहुत बड़ा यूनिट बनाते हैं, उसे एक कंट्री कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल यूएसए है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट आएगा, इसमें जो पावर होती है हर स्टेट की हैव इक्वल पावर्स। यूजुअली ऑल स्टेट हैव इक्वल पावर्स, यानी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को इक्वली पावर दी जाती है, किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दूँ अगर, कि यूएसए में वहाँ पे हर एक स्टेट को पार्लियामेंट में 2 सीट मिली हुई है, चाहे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो या कम हो, डजेंट मैटर। वहाँ पे सभी को 2-2 सीट प्रोवाइड की गई है। तो ये इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम कमिंग टुगेदर में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में आपको ध्यान रखना है, इन दिस अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें मेन रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। इसके नाम पे ही ध्यान रखिए, होल्ड करने का यही मतलब है कि एक कोई पावर है सेंट्रल में जो सारे स्टेट्स को होल्ड कर रही है। ठीक है, जैसा इंडिया में देखने को मिलता है, इंडिया, बेल्जियम, स्पेन, दीज आर द एग्जाम्पल आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये आएगा कि यहाँ पे स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर्स। यहाँ पे स्टेट्स को अनइक्वल पावर होती है, किसी को ज़्यादा होती है तो किसी को कम होती है। यानी यहाँ पे पॉपुलेशन के बेसिस पे भी पार्लियामेंट में सीट डिसाइड होती है। जैसे यूपी को बहुत ज़्यादा सीट मिली हुई है, यही अगर आप देखेंगे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सबको कम मिली हुई है सीट। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है, तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। सो ये कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। यानी फेडरलिज्म के ये एग्ज़ाम में 5 या 4 की फ़ीचर्स पूछते हैं। मैं आपको एटलीस्ट 7 की फ़ीचर्स बता देती हूँ, इसमें से आप कोई भी 5 याद कर सकते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहला जो बहुत ईजी है, दीज आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी फेडरलिज्म का सबसे पहला फीचर यही है कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, सेकंड आ जाएगा, इसमें डिफरेंट tiers of government, the same citizen but each tier has its own jurisdiction in specific matter of legislature एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी यहाँ पे हर एक पर्सन का 2 ज्यूरिडिक्शन होता है, यानी उस पर्सन को एक सेंट्रल भी कहीं ना कहीं उस पर ध्यान रखता है और जहाँ पे वो अभी करेंटली रह रहा है स्टेट भी उस पर ध्यान रखता है, तो इसे 2 ज्यूरिडिक्शन कहा जाएगा। थर्ड आ जाएगा यहाँ पे, द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑन टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड
इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जितने भी टीयर्स की, यानी जो भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, इन सभी की पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। तो ये एक फीचर फेडरलिज्म का आप लिख सकते हैं। फोर्थ फीचर आएगा, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी unilaterally changed by one level of government. Such changes requires the consent of both the level of government. यानी फंडामेंटल प्रोविजंस में अगर कोई चेंज करने की बात आती है तो वहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं कर सकती अकेले, यानी उसको सेंट्रल की भी रजामंदी चाहिए और स्टेट की भी रजामंदी चाहिए, और कभी कभी कुछ केसेस में यूनियन टेरिटरी से भी सलाह मांगी जाती है। ठीक है, यानी सबसे पूछताछ करके ही कोई चेंज किया जाएगा, अदरवाइज वो चेंज अकेले नहीं हो सकता। फिफ्थ फीचर आपको ध्यान रखना है इसमें, कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट्स मेक जजमेंट इफ एनी डिस्प्यूट अराइसेस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो जज है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई वाद विवाद होता है, तो उस केस में यहाँ पे जुडिशरी अपना एक्शन ले सकती है, अपनी बात को सामने रख सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिक्स्थ आ जाएगा, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल जो रेवेन्यू है, यानी जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में ये कहीं ना कहीं मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दोनों को ही रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। और वो उनके लेवल पे हो सकता है कि किसी स्टेट को ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है किसी बजट में और किसी स्टेट को कम मिलता है। ठीक है, तो वो उनकी नीड के अकॉर्डिंग होगा। सेवन्थ आ जाएगा, फेडरल सिस्टम हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव, यानी यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डुअल ऑब्जेक्टिव का ये मतलब है कि हर जो गवर्नमेंट है उसको पहले तो अपने इंटरनली प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा, अपनी कंट्री की सेफ्टी भी ध्यान रखनी है, अपनी कंट्री की अदर प्रॉब्लम्स को भी ध्यान रखना है। तो गवर्नमेंट का 2 ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे डुअल ऑब्जेक्टिव कहा जाएगा। तो की फीचर्स हमारे पूरे 7 हो चुके हैं, जिसमें से आप जो भी आपको 5 ईजी लगे आप उसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिया। व्हाट मेक्स इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। इंडिया को कौन कौन सी चीज़ें फेडरल कंट्री बनाती है, इसमें हम ये देखेंगे कि इंडिया ने कैसे अपनी चीज़ों में फेडरलिज्म को शो किया है। सबसे पहला इसमें पॉइंट आएगा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जो मैंने आपको फर्स्ट पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में पढ़ाया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसे देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कैसे इंडिया ने किया है, जिसमें लेजिस्लेचर आता है, एग्जीक्यूटिव आएगा एंड जुडिशरी आएगा। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट है जो हमें एक फेडरल कंट्री बनाता है। सेकंड पॉइंट आएगा वर्टिकल पावर शेयरिंग, यानी हमने यहाँ पे लेवल्स को भी बांटा है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो ये हमने वर्टिकल पावर शेयरिंग भी किया है, जो हमें अगेन फेडरल कंट्री बनाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट में आपको ध्यान रखना है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिस्ट। सबसे पहला आता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में इट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एंड रिक्वायर्स टू यूनिफॉर्म पॉलिसी थ्रू आउट द कंट्री बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ इन दीज लिस्ट, यानी यूनियन लिस्ट के रिलेटेड जो भी मामला होता है उसमें सिर्फ कौन लॉ बना सकता है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एक बार दोबारा समझते हैं यूनियन लिस्ट क्या है। यूनियन लिस्ट, इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिस पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं टच कर सकता। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे जो ध्यान रखना है आपको, एग्ज़ाम में आते हैं ये MCQ में। इसमें आएगा डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स। ये सारे जितने भी मामले हैं, आपने देखा होगा ये काफ़ी बड़े मामले हैं जिसको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही संभालता है, तो ये यूनियन लिस्ट में आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में आपको ध्यान रखना है, ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ इन दीज टाइप ऑफ लिस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही इस लिस्ट पे काम कर सकती हैं, उन पे लॉ बना सकती हैं। अब इसमें कौन कौन से चीज़ें आएंगी ये आपको ध्यान रखना है, जैसे एग्रीकल्चर, इरिगेशन,
पुलिस, ये जितना भी मामला है ये स्टेट लिस्ट के अंदर आएगा। ओके, थर्ड लिस्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन मेक लॉ इन दिस टाइप ऑफ लिस्ट, उसे कॉन्करेंट लिस्ट में कंसिडर किया जाएगा। यानी कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है लॉ और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। ठीक है, दोनों इसमें लॉ बना सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर कभी इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है किसी मामले को लेके, तो पावरफुल कौन होगा? एज ऑलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो ये ध्यान रखना आप। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? एजुकेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, आपको ध्यान रखना है। डाइवोर्स, मैरिज, इनहेरिटेंस, यानी जो ज़मीन जायदाद का जितना भी मामला होता है आफ्टर मैरिज, या जो भी बच्चों में ज़मीन बटेगी, ऐसे जो भी चीज़ें होती हैं इससे रिलेटेड, वो इनहेरिटेंस में आती हैं। एडॉप्शन, ये जितना भी मामला है, ये जितनी भी चीज़ें हैं कॉन्करेंट लिस्ट में कंसिडर की जाएंगी। ठीक है, लास्ट आ जाएगा रेसिड्यूरी लिस्ट, यानी जितने भी सब्जेक्ट्स अब बच गए, ठीक है, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, यानी जितने भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, पावर उसके पास, जिस पे सिर्फ वही लॉ बना सकती है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? जैसे सैटेलाइट, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन की जाती हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। यानी यहाँ पे यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट बनाएगी, ठीक है, यानी वो सिर्फ लॉ बना सकती है। स्टेट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट में दोनों बना सकती है, लेकिन डिस्प्यूट होने पे पावरफुल कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। रेसिड्यूअरी में सिर्फ सेंट्रल बना सकती है। आपको इसके सब्जेक्ट्स बहुत ध्यान रखने हैं, क्योंकि यही एमसीक्यू में डायरेक्टली आते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाकी के टॉपिक्स कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ like, share, subscribe to our YouTube channel.